योगा सिंपली अगर देखा जाए तो ये एक प्रोफाउंड साइंस है, ये एक एक्सरसाइज नहीं है। योगा से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। बहुत आसानी से। मेरे पास इस वक्त 3 लोग ऐसे पार्क में मौजूद हैं जो योगा से अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर चुके हैं फॉर द लाइफ टाइम। कभी चलते चलते ये पोजीशन होती थी कि मैं गिर भी जाता था, मेरे हाथ से चीजें गिर जाती थी। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक ऐसा फरिश्ता भेजा, थोड़ी सी मुझे गाइड किया कि एक्सरसाइज कौन सी करनी है। आपने एक प्रोफेसर थे न्यूरो के, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अगर इनसे कोई गलत मूव हो गई बिल्कुल इनका नीचे वाला धड़ फ्लैट हो जाएगा, तो इनको कहें कि योगा की एक्सरसाइजेस ना करें। आप बिलीव करेंगे, मैं 9 दिन के बाद खुद खड़ा हुआ। 9 दिन के बाद मैं पहली बार वॉशरूम में गया, मैं अपने घर में खुद चला। वो मेरी जिंदगी के गेम चेंजर थे। अस्सलाम वालेकुम, आपको फ़ारूक वुडाई शो में खुश आमदीद। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस तरह की बातें हमने सुनी हैं, लेकिन मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने ना सिर्फ अपने कई मसले जो उनको कई सालों से थे, बचपन से थे, वो हल किए, बल्कि लोगों के सैकड़ों लोगों को भी उन्होंने मुस्फिद किया। और माल्टन पार्क में रोज़ सुबह सवेरे वो वहाँ पर कई लोग आ जाते हैं और उनको फ़ी सबील्ला योगा करवाते हैं। मैं मिलवा रहा हूँ आपको डॉक्टर इफ्तिखार अहमद योगी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये योगा है क्या? मतलब लोग आजकल बड़ा ट्रेंड है कि सुबह उठ के लोग कहते हैं शाम में योगा करना है हमने। ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगा एक प्रोफाउंड साइंस है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये लोग आके एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो चलते हुए वॉक जो कर रहे होते हैं वो यही समझते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान ये होता है कि योगा को एक्सरसाइज या वर्जिश ही समझा जाता है। योगा सिंपली अगर देखा जाए तो ये एक प्रोफाउंड साइंस है, ये एक एक्सरसाइज नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम जो है वो एक कायदे के मुताबिक करते हैं, लेकिन जब हम योगा में जाते हैं तो हमने हर पोज में जाते हुए और उस पोज से आउट होते हुए एक हमने डीप बैली ब्रीदिंग के साथ जाना होता है। तो जब आप डीप बैली ब्रीदिंग के साथ जाते हैं तो मसल की एक्टिविटी आम एक्सरसाइज की निस्बत काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप डीप बैली ब्रीदिंग पे जाते हैं तो ब्रेन के ज़रिए आपका जो मैसेज जाता है आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके स्पाइनल या पैरास्पाइनल मसल्स पे या बॉडी के और डिपेंड। तो जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो उससे ये होता है कि ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो कहीं बेहतर होता है और कोई इस्कीमिया टाइप कंडीशन नहीं होती, यानी जहाँ पे कि खून की कमी है। फर्ज करें एक पॉस्चर है वो आप इनहेल करके कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप उसको उसमें आपको कभी भी इंजरी नहीं मिलेगी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी कि मैंने फलां एक्सरसाइज की और उसको बाद मेरे शोल्डर में ये पेन हो गया। अक्सर जिम के लोग जी, आते जी। हैं, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है और वो बड़े बड़े लंबे अरसे तक वो बेचारे निकल ही नहीं पाते। तो योगा से ऐसा कोई मसला नहीं होता? योगा से नहीं होता अगर आप प्रॉपरली ब्रीथ करते हुए करें। ठीक है, जैसे एक असूल है, प्रिंसिपल है कि जब भी आप विद द ग्रेविटी जाएंगे आपने एक्सेल करना है थ्रू नोज। ट्राई करें हमेशा अपनी ब्रीदिंग को थ्रू नोज ही करें, चाहे वो इनहेल है चाहे वो एक्सेल है। ठीक है। और इस पे हम बहुत योगा में जो है एम्फसाइज किया जाता है लोगों को, इस पे हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि किसी के साथ प्रॉब्लम ना हो। तो ये इतने जो हमें फ़ायदे बताए जाते हैं, जी बताया जाता है कि जी इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकती है, जी इससे आपके फिजिकल जो मसला है, स्पाइन, दीगर मसाइल हैं, इवन यहाँ तक लोग कहते हैं जी आपकी शुगर, ये सारे मसले योगा हल कर सकता है। सब हल कर सकता है। अच्छा। आप बिलीव करें कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है कि आप जब ब्रीथ कर रहे होते हैं एक नॉर्मल वे में, ओके, और जब आप एक स्पेशल वे में कर रहे होते हैं, तो जब आप डीप बैली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो है हैप्पीनेस के हार्मोन्स जो हैं, जिसमें एलेंडामाइड है, जिसमें आपका सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये आपके जो है वो पूरी इनकी एक तरह से जैसे एक इंजेक्शन की तरह आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अच्छा। और आप जब आप देखें बॉडी इतने से सांस ले रहे हैं ना, तो बॉडी को एक सिग्नल जा रहा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड बॉडी। जैसे आपको कोई आके डांट रहा है या ऑफिस का माहौल ऐसा है तो लोग बहुत छोटी सांस पे चले जाते हैं जी, जी, जी। और उस छोटी सांस की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट करना शुरू हो जाता है, ब्लड शुगर शूट करना शुरू हो जाता है। और जब आप कभी आपने देखा हो स्ट्रेस में कोई बंदा आपसे कहे यार प्लीज मुझे सांस तो लेने दो, हाँ जी। ठीक है ना, तो एडवाइजेबल भी यही है कि उस मौके पे जाके आप डीप बैली ब्रीदिंग करें और थ्रू नोज करें, आइज क्लोज करके। आप देखें कि विद इन
हाफ मिनट से भी पहले आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो आप एक तो ये है कि जी आप लोगों को करवाते हैं, मैं पहले लोगों को आपकी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आपने बताया कि एक ही वक्त में आपको 17 गोलियां खानी पड़ती थी, जी, मेडिसिन का इस्तेमाल सिंगल करना डोज। पड़ता था, जी। और बचपन से आपको मसला था, आपको क्या मसला था और फिर कैसे ये हल हुआ, आपकी कहानी क्या है? हाँ, मतलब मैंने जैसे बताया, स्कूल में कभी चलते-चलते मुझे ये या खेलते हुए ये प्रॉब्लम होती थी, कभी चलते-चलते ये पोज़ीशन होती थी कि मैं गिर भी जाता था, मेरे हाथ से चीज़ें गिर जाती थीं। मैंने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ पकड़ी होती थी और वो मेरे से एकदम से फ़ोर्सफुली नीचे जाके गिरती थी और समझ नहीं आती थी मेरे साथ ये क्या मामला चल ये रहा है। प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली? बेसिकली स्पाइन के मसल्स जो हैं ये जब आपके वीक होते हैं, हम्म। जो वीक कमज़ोर बच्चों में ये एक जी। मामला होता है, तो इनके लिए ना आपको मसल की टोन बेहतर रखनी पड़ती है। जब मसल की टोन बेहतर रहेगी तो आपकी स्पाइनल अलाइनमेंट भी परफेक्ट रहेगी, ठीक ठीक है। है? तो आपके डिस्क बल्ज नहीं करेंगे। हम्म। जब होता प्रॉब्लम लोगों के साथ पेन का ये होता है और इसने हर 30 इयर्स के बाद बॉडी डिक्लाइन पे जाती है। तो कोई दुनिया में शख्स ऐसा नहीं है जो स्पाइन का प्रॉब्लम जिसको 30 ईयर के बाद ऑफ एंड ऑन ना सताती हो। लेकिन आपको ये बचपन में ही हो गया? मुझे मेरे साथ कुछ ज़्यादा इसलिए इश्यू था कि हम्म। मेरे कोर मसल ज़्यादा वीक थे स्पाइन के। ठीक है, तो फिर? और फिर ये हुआ कि ट्रीटमेंट मैं काफ़ी लेता रहा, लेकिन वो सारे ट्रीटमेंट जो थे ना वो बस ऐसे ही उनका एक जुज़वक़्ती फ़ायदा होता है या साइकोलॉजिकल फ़ायदा। उन दिनों ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी नहीं हुआ करते थे। बहुत साल पहले की बात है, तो प्रॉब्लम ये होता था कि आम जनरल डॉक्टर्स ही थे या जो क्वैक्स थे, तो उनके पास चले जाना, उन्होंने कभी पैनाडोल, कभी क्या वो दे देनी, कभी ऑयल का मसाज लजंदे वालदा ने कर देना। तो इससे कुछ वक़्त गुज़र जाता था, फिर कुछ दिनों बाद लेकिन जो ही मैं आपको बताऊँ 30 इयर्स के बाद चूँकि बॉडी डिक्लाइन पे जाना शुरू होती है तो हम्म। 30 से 40 तक इतना आइडिया नहीं होता। 40 के बाद जो सिम्पटम्स हैं वो थोड़े वाज़िया होना शुरू हो ठीक है। जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ऊपर से आपका जो लाइफ़स्टाइल है, जो आपका पोस्चर है, आपकी अगर फ़र्ज़ करें आपका जो बेड है वो मुनासिब नहीं है, बेड आपका या फ़ोम जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया हुआ है या चारपाई जो है वो बहुत ढीली-ढाली है, तो इससे जो है अलाइनमेंट पे बहुत बुरी तरह से, या बच्चे हैं जो घंटों पढ़ते हैं और बिल्कुल बुक्स के ऊपर गिरे होते हैं। आजकल जैसे हम्म। लैपटॉप है और मोबाइल है, आप बिलीव करें कि जब हम लैपटॉप को ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ और हर कोई ऐसे ही कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारी नेक पे 45 पाउंड्स जो हैं, उसका एक लोड आ रहा होता है और वो यहाँ से पूरा ट्रांसमिट हो रहा होता है, टेल बोन तक उसके इफ़ेक्ट जा रहे होते हैं, आप कह रेडिएट रहे कर हैं रहे होते कि जो भी हम अगर दुरुस्त अंदाज में नहीं बैठ रहे, हैं। जी, तो इसका आपकी पूरी बॉडी पे बुरा असर पड़ रहा है। बुरा असर पड़ रहा है। और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आप पोस्चर आपका बनता जा रहा है और ये गलत बन रहा है, बन रहा है, जिससे बिल्कुल। एक टाइम आएगा कि आपकी बॉडी शो करेगी कि ये प्रॉब्लम हो गया आपको। जी, बिल्कुल। आजकल ऐसी। देखें ना लड़के-लड़कियाँ, जवान लड़के-लड़कियों में हम्म। बैक के बड़े इश्यूज़ हैं, नेक के बहुत इश्यूज़ हैं पेन के साथ हम्म। और फिर इसके साथ-साथ ये है कि रेडिएट पेन कर रही है, लाइक आपके शोल्डर में जा रही है, आपके आर्म्स में जा रही है। तो ये बहुत सीरियस इश्यू है। इसमें मेरी तरफ से एडवाइस तो यही है, जैसे आप अच्छी हाइट की टेबल लें, उसके ऊपर भी आप कोई बॉक्स रख लें और आपका लैपटॉप जो है वो बिल्कुल आपकी फिंगर टिप फेस ऑलमोस्ट आपके फेस लेवल पे आपकी स्क्रीन हो। यानी ये जहाँ पे हम जी, यहाँ ताकि लोग यहाँ स्पाइन पे यूज कर रहे होते हैं। जी, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। हम्म। स्पाइन को स्ट्रेट रखना बेइंतहा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आपकी तो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल रही, आपने कहा कि एक ही टाइम में इतनी मेडिसिन खाई, ये किया वो किया, कभी मसाज करवाया, कभी कुछ करवाया, जी, फिर ये इन सब से छुटकारा कैसे हासिल किया, ये सारे जो मसाइल हैं? हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँ, जी जी। मेरे पास जितनी बेल्टें थी ना, ये वेस्ट के लिए जो हम्म। बेल्ट हम यूज़ करते हैं, शायद किसी के घर में इतनी नहीं होंगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो लूज़ हो जाती है, फिर और लेनी तो लेनी पड़ती है और उसको और लगाना जब पड़ता किसी है। ने बताया कि ये बेल्ट अच्छी है, आपने फिर एक और ले ली कि ऐसे ये वाली ऐसे भी बेहतर है, ये भी इससे फर्क जी, पड़ जाएगा? बिल्कुल। तो होता ये रहा कि मैं बेल्ट पे बेल्ट होता ये था कि दिन में अमूमन बेल्ट का एडवाइसेबल होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र पे या चल फिर रहे हैं तो बेल्ट को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन लेटते हुए, सोते हुए आपको बेल्ट नहीं लगानी चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम इतना कुछ एडवांस लेवल पे चला गया था कि मुझे सुकून ही नहीं होता था कि मैं उसको लेटे हुए भी खोल दूँ। हम्म।
इसके अलावा मैं जुमा पढ़ने, नमाज़ पढ़ने जाता था तो मुझे सीढ़ियों पे बैठना पड़ता था, या अगर चेयर मिल गई है तो चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ी, या फिर जुम्मे वाले दिन तो चेयर्स नहीं मिलते थे। तो मुझे बड़ी मुश्किल से मस्जिद की सीढ़ियों में अपने आप को किबला की तरफ, चाहे सीढ़ी पे थोड़ी-सी मेरा हिस्सा आए बैठने का, तो मुझे अपनी डायरेक्शन लेनी पड़ती थी और वो सीढ़ियों पे बैठ के मैं जुमा पढ़ा करता था। तो ये अल्लाह पाक की ऐसी रहमत है कि आज जब से मैं योगा में आया, पिछले कोई 9 साल से 2014 में अल्लाह ने अपनी रहमत से एक ऐसा फरिश्ता भेजा कि जिसने मुझे, वो बाहर से आए हुए थे, कोई एक जानने वाले ले आए कि जी ये मैंने उनसे ज़िक्र किया था तो उन्होंने कहा कि चले मैं आज चल के देखूँगा। उन्होंने आके मुझे एक दफ़ा देखा और थोड़ी-सी मुझे गाइड किया कि एक्सरसाइज़ कौन-सी करनी है, आपने कैसे करनी है। मैं उन दिनों टोटली बेडरिडन था, मैं इवन साथ वॉशरूम था, वहाँ तक नहीं जा सकता था, बिल्कुल बेड के साथ, ओह! वहाँ भी नहीं जा सकता, तो मैंने बेड पैन रखा हुआ था। तो वो सारा मरहला बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और मैं बिलीव करें कि हाफ एन इंच भी जो है मैं खुद से मूव नहीं कर सकता तो था। बहुत मुश्किल टाइम तो होता बहुत मुश्किल टाइम, यानी देखिए सारे बच्चे मेरे, बड़ा बेटा था उन दिनों, और छोटा जो है वो ज़्यादा छोटा था, जो बड़ा भी था वो भी 2 ढाई साल 3-4 साल का बच्चा क्या कर सकता है, आपको कहाँ वो मूव कर सकता है इतना ज़ोर लगा के। और वाइफ़ थी वो तो घरदारी और इन मामलात में वो बेचारी अल्लाह की बंदी, मेरी आवाज़ों पे, मेरे कराहने पे वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद आके थोड़ा-सा ज़ोर लगा के हल्की सी, और 5 मिनट नहीं गुज़रते थे कि फिर मुझे फ़ील होता था कि पेन बहुत ज़्यादा भर गई है। और फिर बहरहाल वो दिखाते रहे, तो यही था कि मैं रेज़िस्ट करता था। सर्जन तो सारे यही कह रहे थे, आर्थो न्यूरो वाले, कि डॉक्टर साहब आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई और इतनी एडवांस कर गई है कि आप जो है सिवाय सर्जरी की और कोई चारा नहीं। और मैं, मेरी फैमिली में बहुत से लोगों के साथ इश्यू था, तो ये देखा मैं, डॉक्टर होने से मुझे भी आइडिया था कि सर्जरी इसका हल नहीं है, सर्जरी इसका बिल्कुल हल नहीं यानी है। सर्जरी हो तो उसमें क्या, उस सिनेरियो में क्या होता है? होता ये है ना कि देखिए सर्जरी में क्या होता है, आपका जो डिस्क है जो पिंच कर रही है, आपकी जो सियाटिक नर्व को कर रही है, या नर्व्स को पिंच कर रही है, तो अगर सर्जन एक उसको ट्रिम कर देता है या उसको पार्शली रिमूव कर देता है, या इवन फुली भी रिमूव कर देता है, तो प्रॉब्लम ये है कि उससे पेन आपकी तो ज़रूर टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, पेन थोड़ी-सी रुक जाएगी, मगर होता ये है कि नेक्स्ट वर्टिब्रा है, उससे बाद नेक्स्ट वर्टिब्रा है, उसके बाद नेक्स्ट वर्टिब्रा है, तो आप कहाँ-कहाँ पे सर्जरियाँ करवाएँगे? तो अमूमन लोग एक सर्जरी करवाते हैं, तो तो आप कई कह रहे ऐसे हैं कि लोग हैं, सर्जरी इसका हल नहीं है? कोई हल नहीं है सर्जरी। देखिए एक स्पाइन के मसल वीक हैं, कोर मसल वीक हैं, तो उसका हल नतीजा पेन की सूरत में निकल रहा है। क्योंकि डिस्क जो है, जब मसल वीक है तो डिस्क आपकी प्रोट्रूड कर रही होती है। डिस्क प्रोट्रूड करेगी तो नर्व को पिंच करेगी। ठीक है, तो आप अगर उसकी टेम्परेरी तौर पे ट्रिमिंग भी कर देंगे, या पार्शली आप उसकी डायसेक्टमी कर देंगे, मतलब उसको काट देंगे थोड़ा सा, तो वक्ती तौर पे तो आपकी पेन से जान छूट जाएगी। लेकिन आपने जब तक मसल पे काम नहीं करेंगे, कोर मसल पे, तब तक आपका ये इशू ठीक नहीं ठीक होगा। है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि सर्जरी कराते हैं और उसके बाद उनको ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ एडवाइस की जाती हैं कि जिससे उनका, और उनको बैठने के मुतालिक वो काफ़ी ज़्यादा उनको, वो शायद अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करते हैं चीज़ों को, तो उससे तो उनकी उनसे कुछ लाइफ में आ टाइम उनका जाए। हाँ। बेहतर गुज़र जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि एक सर्जरी और उसके बाद दूसरी सर्जरी, ये साल में 2-2 दफ़ा भी यानी हो ये जाती है। सिलसिला फिर चलता रहेगा अगर आपने सर्जरी करवा ली। हाँ, तो ठीक। और अमूमन ये होता है कि 3rd सर्जरी के बाद पेशेंट जो है ना, तकरीबन 6-8 महीने से लेके 1-1 साल तक पेशेंट ऐसे पड़ा होता है बेड पे, उसको कोई पता नहीं होता कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी वालिदा हैं। बज़ाहिर वो आपको देख रहा होता है, लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा ओह! होता। ये ठीक। बड़ा डेफ़िसिट आ जाता है। अपने छोटे बच्चे चिमट रहे होते हैं पेशेंट को, और उसको नहीं पता लगता कि ये बच्चे कौन है, बिल्कुल जैसे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिससे निकलने के लिए आपको अपनी कोर मसल की एक्सरसाइज़ेज़ करनी पड़ेंगी। जब मैं कोर मसल, सॉरी, जी, जी। कोर मसल आपके एक्टिव होंगे ना, तो वो अलाइनमेंट को बेहतर कर देंगे और डिस्क जो है प्रोट्रूड नहीं करेगी। ठीक हो। यही सारी गेम का यानी निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया। तो जो अल्लाह का बंदा आया आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको योगा के बारे में बताया, जी, ये 10-11 साल पहले की बात है। तकरीबन 9 साल पहले की ऑलमोस्ट। योगा के ज़रिए फिर आपने अपने ये तमाम ये मामलात हैं ये जी, ठीक कर लिए। बिल्कुल। मैं फिर अकेला, जो उन्होंने बताया था ना, मैं अकेला करता रहा, ठीक है, घर में ही? घर में।
ठीक। 8-9 एक्सरसाइजेस थी। यकीन जाने मैंने जब उन्होंने पहले दिन ही कराया, मुझे फील हुआ कि देयर इज ए डेफिनेट रे ऑफ होप इन दिस डार्कनेस, जो आपको इतने सालों में जो नजर नहीं मुझे आ रहा। मेडिसिन से नहीं। अच्छा, मेडिसिन तो मैंने आपको बता दिया कि मैं 17 गोलियां एक टाइम पे खाता था, लेकिन मैंने इंजेक्शनों का पूरा पूरा डब्बा मंगा के रखा हुआ था, 25 इंजेक्शनों का, ठीक है, पेन किलर। डैक्लोरान पेन किलर। तो मैं क्या करता था कि दिन में 2-3 बार ब्रेक करके ना तो सिरिंज भर के ना तो खुद ही इंजेक्ट कर लिया करता था खुद को। और जो है यानी 17 गोलियां अलग, इंजेक्शन हाँ, अलग, इंजेक्शन अलग, ये सारी चीजें, क्योंकि आपको पेन इतनी होती थी तो आप कहते थे यार यहाँ से सुकून मिल जाए या यहाँ से सुकून मिल यहाँ जाए। से मिल जाए। तो फिर आपने घर में योगा करना शुरू कर दिया। घर में करना है। अब एक इन 17 गोलियों में 4 स्लीप इंड्यूसर थे, आप अंदाजा करें, और उसके बावजूद ये पेन, इतनी एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, आई टेल यू, कि आपको 17 गोलियां भी आराम नहीं दे रही होती। किसी पेन वाले को जिसको बहुत एक्यूट डिस्क बल्ज है, सियाटिका है, वो आपको बताएगा कि भाई टैबलेट मुझे किसी डोज से, किसी इंजेक्शन से रत्ती भर भी फर्क नहीं महसूस हो रहा। ये ऐसी यानी टीजिंग किस्म की। तो कितने दिन बाद आपको फील हुआ कि वो डॉक्टर इफ्तिखार जो खुद बेड पे था, कई सालों से ये मसला चल रहा था, वो अब इस काबिल हो गया है कि वो जिंदगी वापस लौट आई है उसकी? सच्ची बात है, मुझे पहले दिन ही महसूस हो गया था अच्छा। कि ये अल्लाह की रहमत, इसमें जरूर मुझे कुछ मिलेगा। अच्छा, मैं जब 1-2 दिन अकेला करता रहा ना, तो वैसे ही मिसेस थी, एक प्रोफेसर थे न्यूरो के, वाइफ ने जो है उनसे कह दिया कि फोन करके पूछा कि सर ये योगा जो है ये कर सकते हैं? कोई साहब आए थे, उन्होंने योगा बताया और ये थोड़ा रिलीफ फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अगर इनसे कोई गलत मूव हो गई तो ये कहीं बिल्कुल इनका नीचे वाला धड़ फ्लैट हो जाएगा, तो इनको कहें कि योगा की एक्सरसाइजेस ना करें। अच्छा, अब मैं इस बात पे वाइफ से लड़ पड़ा। मैंने कहा जी नहीं, मुझे इससे फील राहत मिली है। मेरी वो जो इतनी मेडिसिन से, जितने इंजेक्शन से नहीं होता, वो मुझे इससे फायदा होता है। तो वाइफ भी 2-3 दिन मेरे साथ बकायदा लड़ती रही है कि आप ना करेंगे। हाँ, फिर होता था, मैं इंतजार करता था कि इसने लड़ने से बाज नहीं आना। जब ये कमरे जाएगी तो मैं उसमें से हल्की फुल्की 1-2 मूव कर लेता था, लेकिन फिर 1-2 बार उसने मुझे पकड़ भी लिया और वो बड़ी चिल्लाई मुझ पे कि शाउट किया उसने कि भाई वो सर तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा ये ना हो कि थोड़ा सा गलत मूव हुई और फिर परमानेंट आपका मसला बन जाए, क्योंकि आप अड़ गए हुए हैं कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी। तो ये क्या चक्कर है? मैंने कहा भी तुम 3-4-5 दिन मैं डरते डरते उससे करता रहा। मतलब डर ये था कि वो आपके सहारे शाउट करेगी कि क्यों आपने अपने डॉक्टर की बात नहीं मान रहे। हाँ, क्यों नहीं माने। लेकिन यकीन जाने, जैसे ही 4-5 दिन में उसने मुझे बेहतर देखा ना, तो उसके बाद वो खामोश हो गई। खामोश क्या हो गई, वो फिर मेरे साथ हो गई। आप बिलीव करेंगे, मैं 9 दिन के बाद खुद खड़ा हुआ। 9 दिन के बाद मैं पहली बार वॉशरूम में गया, मैं अपने घर में खुद चला। 9 दिन के बाद वो मेरी जिंदगी के गेम चेंजर थे वो 9 डेज। और फिर यकीन जाने, मैं 10वें दिन मैं पार्क में खुद चल के चला गया, खुद चला गया। और फिर मुझे था कि मैंने बस अब इसको सीखना है। इसे मैंने योगा पे आप ईमान ले आए। जी, उस पे मैं ईमान ले आया। और यकीन जाने बहुत से लोगों की यही स्टोरी है। तो आप फिर आपने अब तो पिछले 6-7 साल से आप लाहौर माल्डन पार्क में जी योगा करवाते हैं लोगों को, और मैंने खुद जाके आपकी क्लास भी अटेंड की जी। वहां पर तकरीबन 80 से ज्यादा, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग हो जाते हैं कभी कभार जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन लोगों को, इतने लोगों को जो पूरे लाहौर से आते हैं, और इतनी सुबह जाना भी एक अपनी जगह पे एक मसला है जी। यानी ये क्या मोटिवेशन है, और आप उन लोगों को बिल्कुल फ्री में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करवाते हैं, योगा करवाते हैं जी। तो इसके पीछे क्या है, मोटिवेशन क्या है? खुद इतनी जल्दी उठना, फिर लोगों को करवाना, सारी बात इसमें इतनी आपकी एक एफर्ट होती है। मोटिवेशन ये है कि जो हमारा सिस्टम है मेडिसिन का, या सर्जरी का, या फिजियोथेरेपी हो गया, या आप देसी इलाज का देख लें, तो इन इलाजों में पैलिएशन तो है, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, और वो भी हर कंडीशन में नहीं। लेकिन डिजीज जो है वो फ्लो करती रहती है, वो कभी नहीं रुकती। तो मैंने योगा में ये चीज देखी कि योगा ना सिर्फ डिजीज के फ्लो को रोक देता है, बल्कि डिजीज को रिवर्स भी कर देता है योगा। अच्छा, ये तो एक हो गया ना आपका अपना तजर्बा। जी। मुझे क्या आपके पास इतने 6-7 सालों में लोग आते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से मिला भी, मैं चाहता हूँ यहाँ लोग सुने,
कि जो कहते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब ये मसला था, जी योगा किया तो ये हल हो गया। मैं 2-3 वो सुनना चाहूंगा। जी यानी कौन लोग हैं जिनके ये मसले हल हुए, क्या बीमारियां थी, क्या मामला थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त 3 लोग ऐसे पार्क में मौजूद हैं हम्म। जो योगा से अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर चुके हैं फॉर द अच्छा। लाइफ टाइम। फॉर द लाइफ टाइम, ये नहीं कि वो मेडिसिन छोड़ चुके हैं। मैं अपने किसी स्टूडेंट को ब्लाइंडली नहीं छोड़ता। मैं जब भी उन्हें कहता हूँ, वो कहते हैं कि जी सर हमारी अब ये डिजीज रिवर्स हो रही है, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, आर्थराइटिस हो गया, तो मैं उन्हें टाइम टू टाइम जो है उनके टेस्ट करवाता रहता हूँ। जैसे डायबिटीज जैसी कंडीशन को या हार्ट डिजीज को कभी ब्लाइंडली नहीं छोड़ा जा सकता कि अब मैं बहुत बेहतर हूँ। लाइक आप वही देखें जो हमारे इसरार साहब हैं, जो उनकी डांसेस जो हैं वो बेहद वायरल। पिछले जी। दिनों हमने कोई 12-15 दिन पहले एक उनको शूट किया पार्क में उनकी, और वो सेकंड डे तक कोई 528 थे उसके लाइक्स। इसके बाद आप बिलीव करेंगे कि तीसरे चौथे दिन वो 1 लाख को क्रॉस किए। फिर वो ये हुआ इसके 4-5 दिन के बाद 23 लाख को वो नहीं, उनकी क्रॉस कर बहुत इस चुके वक्त थे। वायरल है इसरार साहब की कि जी वो आप गाने के ऊपर पूरा वो डांस कर रहे हैं बिल्कुल और एक अपनी मस्ती में। मैं खुद भी उनसे मिला हूँ। जी। तो और ये वो साहब हैं कि जो किसी दौर में स्टेज के साथ इनका ताल्लुक था, अल्लाह जन्नत दे, मानुल्लाह साहब के साथ था इनका ताल्लुक। और फिर घर के हालात, आपको पता है मोस्टली स्टेज के लोग जो है बड़ी मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं, घर के हालात ने मजबूर किया कि वो स्टेज छोड़ छाड़ के तो वो बाहर चले तो जाए। आपने कहा कि 3 तो आपके अपने स्टूडेंट हैं जी जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर को जड़ से खत्म कर जी दिया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 3-3 महीने बाद HbA1c उनको कहता हूँ कि करवाएं, और जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती मैं उनको ठीक है। नहीं इसके अलावा यानी किसी ने कहा कि मैं आया था, मेरे ज़हन पे ये सवाल था, मेरा ये प्रॉब्लम होता था, मैंने ये क्लास आपके लिए 1 माह में ये मसला हल हो गया या 2 माह में, ये शुगर के अलावा? जी, योगा का चूंकि प्रोफाउंड इफेक्ट जो है वो आपके नर्वस सिस्टम पे है, ठीक है। बहुत ज्यादा है नर्वस सिस्टम। तो ये स्पाइन का इशू भी नर्वस सिस्टम की इसकी प्राइमरी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को किया, जैसे 2 लोग मेरे ज़हन में है। एक उनको OCD था, जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कोई आदमी अगर मुंह को, उसको फील होता है कि जैसे बाल है मेरी जुबान पे, वो बार बार साफ करता है लेकिन उसकी फील नहीं जाती। OCD। OCD। ठीक है। फिर अगर हाथ है तो उसको ये होता है कि शायद इस पे यूरिन लग गया, तो वो हाथ को बार बार 2-2 मिनट में जाके धोएगा, और वो उसकी ये नहीं जाते, ऑब्सेशन नहीं जाते उसके। फिर 27 साल से एक साहब, रियाज उनका नाम, ट्रांसपोर्टर, और वो मुझ पर रेफर हुए मेरे साथ, और अल्लाह पाक ने ऐसी रहमत की कि फर्स्ट डे ही उन्हें मेरी तरह बहुत अच्छा लगा, सेकंड डे उससे उनको अच्छी फील आई, और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जो उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी वो मेरे पास मौजूद है। तो अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने बनवाई, दूर बैठे हुए थे, आवाज़ ज़रा ऑडियो लेवल कम है, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि 27 सालों से वो साइकेट्रिस्ट के हत्थे चढ़े हुए थे इसी OCD के हवाले से? OCD से। और फिर कितनी देर बाद उनका ये तकरीबन 1 हफ्ते में वो ऑलमोस्ट 80 से 85। क्या कहा उन्होंने? क्या मुझे ऐसा नहीं लगता, फील नहीं होता? हाँ, जैसे मैंने बताया ना, घर में उनकी बड़ी हर वक्त के झगड़े थे, और वो उनका साथ ये भी था हाथ धोने के अलावा कि वो एक सूट पहन के आते थे, और 5-7 मिनट में जितनी देर में चाय पीनी है जाने के लिए, उतनी देर में वो फिर अंदर चले जाते थे कि दूसरा मेरा जोड़ा प्रेस करो। उनको लगता था वो साफ नहीं है? बिल्कुल बदन नापाक हो गया। ओ अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल, तो वो तो बेचारी ये नहीं कि ये तो OCD मामला की। है। हाँ, जी बिल्कुल ऐसी है। ये आपके जहन का एक, आप कह लें, गलत गुमान है कि मेरा ये हो गया जी मामला। बिल्कुल। और इसी में लड़ाई झगड़ों में वाइफ और 2 बच्चियां थी उनकी, और उन्हीं के साथ लड़ाई, मार कुटाई, मार पीट, और बड़ा मामला था। तो लेकिन 27 ये, सालों से ट्रीटमेंट वो ले हाँ, रहे थे। लेकिन ये जब वो उन्होंने योगा किया तो जी उनकी ये सोच और ये मामला जो है वो ठीक हो गए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह एक और साथी हमारे आए हुए हैं जिन्हें पैनिक डिसऑर्डर का वो भी पिछले कोई तकरीबन 25 ईयर से इस मामले में फंसे हुए हैं। आप किसी वक्त आएंगे तो मैं आपको, ये परमानेंट साथी बन गए। बिल्कुल ठीक। वो जो OCD वाले थे, वो चूंकि शाहदरा से आगे से आते थे, तो वो सिर्फ मेरे पास अकेले मेरे घर पे आते थे सेशन लेने,
और जबकि ये जो दूसरे साथी हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ यानी एक रेगुलर साथी के तौर पे शुरू हो गए हुए हैं। तो ये आप लाहौर डिफेंस क्लब में भी करवाते हैं जी योगा की क्लास, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा लाहौर कलंदर के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए जी भी जी आप काम कर रहे हैं एग्जैक्टली। आपने? हाँ जी। 2-3 प्लेयर्स का आपने बताया, वो कौन कौन प्लेयर्स हैं जिनके लिए आपने काम किया? जी मेरे साथ जैसे मैंने बताया एहसानुल्लाह और फ़ख्र ज़मान साहब का पिछले साल ज़रा कुछ नी के इश्यूज़ थे, ठीक कुछ है। आ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ काम किया और माशाल्लाह उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस देख लें, इवन कलंदर्स की परफॉर्मेंस देख लें। जो कलंदर हमेशा से साउथ अफ्रीका की तरह ये पोजीशन थी कि लोग की जितनी एक्सपेक्टेशंस होती थी, लोग बच्चे तक रोते थे चिल्ला चिल्ला के, लेकिन आप देख लें माशाल्लाह उसके बाद से कलंदर हर दफ़ा फाइनल में आया। और एक बैड लक हुआ कि डकवर्थ लूज की जो हमारा वो था, बारिश की वजह से हमें फाइनल को लूज करना पड़ा, लेकिन इसके बाद ये हुआ कि उसके बाद आप देखें लाहौर कलंदर माशाल्लाह एहसानुल्लाह जो फास्ट फास्ट बॉलर हैं बॉलर हैं। और जो मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, तो इनका वो इशू था, ये लोग तो इनका अब रनअप आगे का इशू। नेशनल टीम में मौजूद हैं जी माशाल्लाह। और झंडे गाड़ रहे हैं कामयाबी के। जी जी तो ये जो डिफेंस क्लब है या बाकी जगहों पे आप जाते हैं, आपको तो लोग अब बड़े प्राइवेट भी कहते होंगे कि आप हमें घर में आके करवा जी दें, अल्हम्दुलिल्लाह तो आप फिर अल्हम्दुलिल्लाह। ये करवाते हैं? जी मैं करवाता हूँ, जब भी मुझे कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं, उनमें ऐसे भी लोग हैं कि जो जस्ट लाइक अगर स्पाइन है या नी के कोई इश्यूज हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो वो जब तक वो उसमें रहेंगे तो वो मुझे हायर कर लेते हैं, तो फिर मैं जाके सेशन उनके डेली लेता हूँ। तो आप कहते हैं कि मेरी जो अगर अर्निंग वगैरह है वो जी दीगर मामला से हो जाती है, तो सुबह वाला जो सेशन है वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते बिल्कुल हैं, फ्री ऑफ और कॉस्ट पिछले है। 6-7 सालों से आप ये करवाते जा रहे हैं? जी मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में शायद किसी और को भी इतनी दुआएं मिलते हुए नहीं देखे। मुझे इतना पता है कि इस चीज ने मुझे इतना पे किया है ना, कि मेरे लिए दुआएं करने वाले इतने हाथ हैं कि मैं खुदा शाहिद मैं खुद भी नहीं जानता। और मैं क्या क्या किस किस केस की बताऊं, लोग कितनी दुआएं देते हैं मुझे। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने आगे कहा कि डॉक्टर साहब ये तो हमारी सारी जिंदगी का मसला था, ये हाल हो गया? बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। और कई लोग अचानक आके ना उठ के आते हैं, कहते जब हमारा फला इश्यू चल रहा था लेकिन हमें पता नहीं चला, अब हमने गौर किया तो पता लगा यार वो मसला भी हमारा पता नहीं कहाँ कैसे खत्म हो गया, और वो खुद मानते हैं कि ये योग के जरिए ही खत्म हुआ। तो सुबह कितने बजे आप पहुंच जाते हैं हम कोई तकरीबन 5 बजे आ जाते हैं और वहाँ आके सेटिंग करते हुए सूरह मुबारक की तिलावत के बाद जो है वार्म अप्स करने के बाद हार्ट के वार्म अप्स हैं, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के वार्म अप्स हैं। और ये दो तो बेसिक है ना, क्योंकि हार्ट डिजीज वर्ल्ड वाइड दुनिया में नंबर 1 है किलर, तो वो मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। तिलावत के बाद हार्ट के लिए ऐसी टैपिंग्स हैं, कुछ ब्रीथिंग्स ऐसी हैं कि जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल जो है वो हाई होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी गैस है कि जो आपके ब्लड वेसल्स को, जो कि स्ट्रेस की वजह से कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। आपने देखा ना, स्ट्रेस की वजह से लोगों की सांस तेज चलनी हो जाती है, यूरिन बार बार आता है, पसीने आ रहे हैं, हाँ जी। ब्लड प्रेशर जो है वो शूट करना शुरू हो जाता है, ब्लड शुगर शूट करना शुरू हो जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की एक ब्रीदिंग ऐसी ब्रीदिंग है, ये एक ऐसी गैस है अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के, कि ये वेसल्स को डायलेट करती है। जब वेसल्स डायलेट होती हैं तो ब्लड का फ्लो बेहतर होता है। तो डिफरेंट गुना लाइफ में जो हमारे स्ट्रेस आती हैं, उस स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटीज की वजह से हमारा जो है नेगेटिव हार्मोन जो है कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जो है, ये नेगेटिव हार्मोन्स हैं। ये जैसे, और ये अक्सर जो स्ट्रेनस किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइक जिम में जो करते हैं, तो इनमें आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े यंग एज में हाइपरटेंशन, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा शूट कर जाता है। उसकी बेसिक वजह है कि ये ब्रीदिंग के बगैर ये मामलात करते हैं। तो आप इसका मतलब है कि जो ये जिम में की जाने वाली एक्सरसाइज है जी ये रिकमेंड नहीं करते? मैं रिकमेंड तो करूंगा लेकिन हैवी वेट पे नहीं, क्योंकि अच्छा। इससे हार्ट के ऊपर बहुत वर्कलोड आता है। और इतनी हैवी किस्म की जो जिम की प्रैक्टिस है, उसकी वजह लाइट जिम की प्रैक्टिस करें। ओके, यानी इतना वेट नहीं आपको हाँ उठाना इतना चाहिए? वेट नहीं उठाएं, क्योंकि इससे फिर कॉर्टिजोल के बूस्ट बहुत कर जाता है। और कॉर्टिजोल क्या कार्टिसोल इज अ नेगेटिव और नेगेटिव हार्मोन। अच्छा। कॉर्टिसोल क्या करता है, ये ब्लड की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है,
वेजो कंस्ट्रिक्टिव इसका इफेक्ट होता है, उसकी वजह से हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो आगे नहीं हो रहा होता, तो हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ता है। और जितना अरसा तक आप उस स्ट्रेस में रहेंगे, फर्ज करें आप डेली ऑफिस में जाते हैं और बॉस कुछ इस किस्म का है कि वो आपको इतनी असाइनमेंट दे देता है कि आप सर उठाने के काबिल नहीं रहते, और इसके अलावा इतने सारे लोगों में जॉब का थ्रेट, इनसिक्योरिटी, और इसके, तो आप एक कॉन्टिन्यूस आप उसके साथ चल रहे होते हैं, कार्टिसोल के साथ। और कार्टिसोल जो है वो वही है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ाई रखता है। आपने देखा ना, बॉस आया उसके कदमों की चाप ही लोगों की दिल की हाँ धड़कन बढ़ जाती है, कि वो यार, कार्टिसोल की वजह से होते हैं ये सारे मामला। तो आप कहते हैं कि जिम में हैवी वेट से ये प्रॉब्लम रहता है। हाँ, लाइट वेट की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, कोई जिम के जो ट्रेनर्स हैं, चूंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई ब्रीदिंग को लेकर के, तो ओ उनको ब्रीदिंग को लेकर के थोड़ा सा, उनको मेरे ज़हन में भी आता है कि उनको भी गाइड करना चाहिए कि भाई इनको, जैसे फर्ज करें एक आपने उठा लिया एक हैवी वेट, तो जब आपने उसको लिफ्ट करना हो तो साथ में इनहेल होना चाहिए, और फिर उसको विद ग्रेविटी आते हुए एक्सेल करते करते डाउन लाना चाहिए, फिर इनहेल और फिर एक्सेल। हमें तो हमारे ट्रेनर ये नहीं बताते, वो तो कहते हैं बस उठाना है हाँ, और नीचे लेके आना है, उठाना है। इसीलिए तो देखें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप देखें जिम में जाने वाले कितने कितने यंग लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है, कितनों के साथ तो प्रॉब्लम। आप इसलिए कहते हैं कि योगा इन तमाम मसलों का हल है। जी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिम में गए, जैसे मुफ्ती लाहौरी साहब आप जानते होंगे, आमिर साहब हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। और आमिर साहब, मुफ्ती साहब, जो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा जी जी, वायरल है, टिकटॉक कर रहे हैं, अपनी बिल्कुल। बेगम के हमरा। जी 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 अच्छा, जी, वो आपके स्टूडेंट है? जी मेरे स्टूडेंट अच्छा, हैं। वाह। तो जो है, अब उनके साथ भी जिम में क्या इशू हुआ कि आज उनका रोटेटर कफ जो है वो अफेक्ट हो गया। जिम की वजह और से। जिम, हाँ, जिम की वजह से अब वो दोबारा कभी जिम पे जा ही नहीं सके, तो वो फिर योगा की तरफ आ गए। तो ये जो सारे लोग जो आपकी क्लास अटेंड नहीं कर सकते, वो क्या करें? वो योगा कहाँ से सीखें, कैसे करें? देखें, जो जो मेरे करीब है, देख मेरे पास बहरिया टाउन से भी द नॉलेज स्कूल के ऑनर आते हैं, और इसके अलावा ये जो है हरबंसपुरा, वहां से एक लड़का हमजा आता है, अच्छा। डिफेंस से लोग मेरे पास आते हैं। तो जब इतनी दूर दूर से आ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है किसी के पास कोई ऐसा वो नहीं, तो मैं समझता हूँ जितने करीब हैं वो मेरी तरफ से मोर देन वेलकम के, वो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माल्टन पार्क में आए सुबह फजर की नमाज पढ़ के, और वो एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, इवन फर्स्ट डे से एंजॉय करना शुरू कर देंगे लाइफ तो को। फीमेल्स क्या करें? वो घर पे करें, यूट्यूब देखें, क्या करें? देखें, यूट्यूब में अक्सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यूट्यूब पे शायद मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी ट्रेनिंग बेहतर नहीं है, और अच्छा, सवाए चंद लोगों के, तो ये है कि इनसे भी किसी हद तक नुकसान होने का तो अंदेशा ये तो होता है। फिर वही जिम ट्रेनर वाली बात होगी। जिम ट्रेनर वाली बात हो गई। तो आप कह रहे हैं कि ये अगर आपने योगा करना है, जी तो आप अपने आसपास कोई ऐसा योगी देखें जी जो जिसको इन टेक्निक्स का पता हो, जी, सही उसके मानो। पास चले जाएं। जी बिल्कुल ऐसा है। खवातीन आजकल बड़ा ये इन है क्लासेस, और ये वो लोग बड़े जी अच्छी फीस दे के योगा सेशंस करते हैं अटेंड। जी बिल्कुल ऐसा तो है। कैसे पता चले कि जो उन्हें करवा रहा है उसको खुद भी टेक्निक्स आती हैं कि नहीं आती? हाँ, एक तो जाहिर है, मेरा ख्याल एक प्रोफाइल बन जाती है एक बंदे की, जब वो करवा रहा होता है एक नाम उसको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 60 फीमेल्स की क्लास कराता रहा हूँ, मेरे पास मतलब मैनी हंड्रेड मेरी स्टूडेंट्स हैं, इवन जो पहले से ट्रेनिंग भी योगा की ले चुकी थी, और वो भी, और इसके अलावा जो टोटल फ्रेश भी आई। तो एक, जैसे मैंने बताया ना, अब जो पार्क में करा रही है, ये 3 सर्जरियां करवाने के बाद 1 साल तक फ्लैट रही थी, अपने अच्छा। बच्चे और मियाँ को नहीं पहचानते थे। अच्छा। ठीक है, और इनको मैंने ट्रीट किया, और ट्रीट करते करते जब ये सेट हुई, तो ये भी तीसरी सर्जरी के बाद फ्लैट हो गई थी, और चौथी सर्जरी के पास इनके पास टाइम नहीं था। बहुत बड़े एक न्यूरो सर्जन और एक बहुत नामी गिरामी आर्थोपेडिक सर्जन इनकी सर्जरियां करते रहे हैं, लेकिन एंड पे जाके चौथी सर्जरी के टाइम पे उन्होंने भी कह दिया था कि भाई अब
बहुत इम्कान है ठीक है। कि टेबल पे डेथ हो जाएगी अगर एनेस्थीसिया दिया तो। टेबल डेथ के जो है वो मामला था। तो अब आप उनके मियाँ से कह दिया कि इनकी खिदमत करें, तो वो बेचारी 1 साल पड़ी रही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इनको व्हील चेयर पे ना थोड़ा थोड़ा इनको पार्क में, क्योंकि ये लेके जाते थे कि ये इतना प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से सर्जरी करें। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन सर्जन साहब उन्होंने हाथ उठा लिए कि मजीद नहीं हम कर सकते ना, प्रॉब्लम ही है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 2-3 सर्जरियों के बाद सर्जन उन्हें कहते हैं कि जी आप एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, तो तो ये आप आपके करा नहीं पास आ सकते। गई? जी हाँ, ये पहले पार्क में वो उनके मियाँ लेके एक दिन उनको माल्टन पार्क में लेके व्हीलचेयर। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो वॉक करते हुए लोग कहीं खड़े होकर इंटरेस्ट से देख रहे हैं मुझे, मैं उनको जरूर बुलवा लेता हूँ किसी बंदे को भेज के या सिग्नल इशारा करके। और बहुत से लोग साथ आके मिल भी जाते हैं और फिर वो रेगुलर साथी भी बन जाते हैं। तो इनके साथ भी यही मामला हुआ। तो इनिशियली पहले इन पे मैंने काम किया और उसके बाद ये रेगुलर मेरी जो फीमेल क्लास थी उसका हिस्सा बनी। और फिर जब मुझे फील हुआ कि यार ये बड़े इंटरेस्ट से लेती है, एक पैशन इसके अंदर है योगा को लेके, तो फिर मैंने उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई ये जैसे ये फीमेल है, इसको आप स्पाइन को डाउन कराएं, फेस को कराएं, इनके आर्म्स को इस तरह से पोजीशन सेट कराएं। ठीक है। उससे उसने काफी लर्न भी किया। और जब ये मामला हुआ तो फिर हमने जब लेडीज को सेपरेट किया तो उसी को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब वो करवाती है अब वो योगा। खुद करवाती है और जी उनके पास इतनी खवातीन करती हैं। जी ये कोई सर्टिफिकेशन भी चाहिए इसके लिए? कोई आप कहाँ से सर्टिफाइड हो, क्या तालीम हासिल की जी हो जी कि जी बस मैं भी उठूं और अगर मैं एक माह में सीख लूं तो मैं भी करवा सकता हूँ? देखें, इसमें 1 माह की तो बात नहीं है। देखिए पहले आपको इनिशियली तकरीबन मैं समझता हूँ 2 साल तक इसको अच्छी तरह लर्न करना पड़ेगा। उसके ठीक। बाद जब ये ट्रेनिंग कोर्सेज आते हैं और उसमें जैसे कराची से मैंने बताया है या लाहौर में है ऐसे इदारे कि जो इसको करवाते हैं बाकायदा। तो उसमें होता ये कि आपको पहले टीचर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर एडवांस योगा लेवल्स पे आपको टीचर ट्रेनिंग करनी कौन से पड़ती है। इदारे करवाते हैं ये पाकिस्तान? TWC है, PYC पाकिस्तान योगा काउंसिल है और द आपने वंडरफुल खुद ये क्लब है। सब किए? जी मैंने किए हुए, मैं सर्टिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके अलावा मैं इंटरनेशनली भी कुछ अच्छे यानी जो सेंटर्स हैं योगा के उनके साथ तो हुआ। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये अच्छा जरिया मुआश हो सकता है, या आपके दिल में ये बात हो कि मैंने लोगों को ठीक करना है तो तब आपको ये योगी बनना चाहिए? देखें, जब तक आपके दिल में सर्व करने का, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का जज्बा नहीं है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे योगी देखे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव यह रहा है कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच रही है कि कि जी पैसा मैं बनाना है पैसे इससे। कमाने हैं। यकीन जाने वो लोग अच्छी पहचान बनाने के बावजूद स्क्रीन से हट गए। हम्म। लोग ये नहीं देखते कि सिर्फ ये मामला हो। वो बड़े बड़े पैसे उन्होंने लिए और काफी स्कैंडल बने और फिर वो लोग पीछे हटते चले गए। और वो लोग जो इसको अल्लाह की रजा के लिए कराते रहे हैं और कोई चार्ज नहीं किया, उनको अल्लाह की तरफ से गैबी मदद मिलती रही है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को फैसिलिटेट करना चाहता है। ठीक है। ठीक है। तो इज्जत नाम अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह जो अता की है वो इसी खिदमत में जाके अता किया है। जब हम आखिरी मरतबा आपके पास माल्टन में आए जी तो वहाँ पे एक सेशन ये भी हुआ जिसमें आप सब लोग वो ट्रेन चलाते जी हैं जी और आप लोग कहके लगाते हैं ऊंची ऊंची आवाज में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपको ऐसे देख के पूरा जो माल्टन पार्क है वो भी कहके लगा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम भी वहां पे खड़े हुए थे तो हम भी कहके लगा रहे थे, मेरे कैमरामैन टीम भी सारी। जी 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 तो इसमें क्या होता है, ये जो कहके आप ऊंची ऊंची आवाज में लगाते हैं, इसमें जी क्या है, हासिल क्या है इसमें? होता ये है कि जब आप स्टार्ट में आप इसको एक आर्टिफिशियल किस्म का लॉफ्टर क्रिएट करते जी हैं, वो दिल हाँ, से नहीं हो रहा होता, मसनूई कहका। मसनूई कहका होता है। अब वो अब जब एक दूसरे पे वो लगाते लगाते आपकी नजर पड़ती है ना, तो किसी का फेस ऐसा बना होता है कि कुछ ही लम्हों में आप जेन्युइन उसमें चले जाते हैं, जेन्युइन। और वो लॉफ्टर बढ़ता चला जाता है। उसकी डिफरेंट स्टेजेस हमने की हुई हैं। उसी उसी में से एक ये वाली स्माइल ट्रेन या लॉफ्टर ट्रेन भी है बल्कि कि वो ये भी हुआ कि मैंने आपके कुछ लोगों को देख के मेरा भी पहले मैंने क्या क्या लगा रहा था, अच्छा, उनको देख के मेरा लाफ्टर बिल्कुल हुआ। होता है, फिर वो मेरा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। उससे होता क्या है, मैं ये नहीं जानना ये चाह रहा हूँ कि उस लाफ्टर जो थेरेपी है जी, उससे क्या इम्पैक्ट क्या है बॉडी के अंदर, और क्या? आपको अगर एक लम्हे के लिए मैं कहूंगा ना कि आप आंखें बंद करें और ये वाला पार्ट को ढीला छोड़ें, आप आईलिड को ढीला छोड़ें, अपने लोअर जॉ को ढीला छोड़ें, शोल्डर आपके इजी होके खुद से नीचे जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि भाई हम तो एक प्री ऑक्यूपाइड
स्टेट में हर वक्त रहते हैं 24 घंटे। ये स्ट्रेस, ये करना है, वो करना है, इधर आना है, उधर जाना है, इधर बिल जमा कराना है। उससे क्या होता है, हमें फील नहीं होता, लेकिन हमारे शोल्डर्स थोड़े से टाइट हो जाते हैं, हमारे ये रिंकल्स आ जाती हैं, हमारा जा जो है वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, बॉडी ना चाहते हुए भी सांस हमारी छोटी हो जाती है, नॉर्मल से छोटी हो जाती है, और मसल जो है वो आपके थोड़े से टाइट कंडीशन में आ जाते हैं। आप यकीन जाने आंखें बंद करेंगे, मैं आपको अगर 15-20 सेकंड में भी जी। जो जो बताऊंगा ना, उसके बाद आपको फील होगा कि वाकई ये हिस्सा ढीला हो गया, वो ढीला हो गया। तो हम आपको एक हेमोस्टेसिस की कंडीशन में ले जाते हैं, जहाँ पे कि जिस्म अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू होता है, यानी क्योंकि हमने जिस्म को पकड़ा हुआ है, जी ये पकड़ा हुआ टेंशन है, दे के चीजें टेंशन करके, है तो वो नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जी। तो हम चाहे थोड़े लम्हों के लिए ही। बिल्कुल ऐसा है। तो होता ये है ना कि जैसे आपको अभी ये यार बिजली ना चली जाए, हाँ जी। यार ये लाइट डॉक्टर साहब के फेस पे सही आ रही है कि नहीं, अभी मुझे ये काम करना है, अभी ये बिल जमा कराने जाना है, तो एक प्री ऑक्युपाइड कंडीशन में होते हैं। लेकिन योगा में हम जो है जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं या माइंडफुलनेस स्टेज में जाते हैं, तो हम टोटल हर एक चीज को लेट गो कर देते हैं। और उसमें ये होता है कि जो नेगेटिव हार्मोन हमें हर वक्त पकड़े रहता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, इससे हमारी जान छूटती है। और जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं उसमें हमारे पास एलिंडामाइड है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है। ये आपके हैप्पीनेस के जो है हार्मोन्स हैं, ये रिलीज होते हैं, और ये डोमिनेट कर लेते हैं आपके नेगेटिव हार्मोन्स की जगह पे। तो इससे क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल रिलैक्स होने शुरू हो जाती है, आपके मसल रिलैक्स होने शुरू हो जाती है। जब मसल रिलैक्स होगा, ब्लड वेसल रिलैक्स होगी, तो ब्लड का फ्लो बेहतर हो जाएगा, हार्ट पे जो एक्स्ट्रा वर्कलोड आया है वो साइड पे हो तो जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि हमें एक प्री ऑक्युपाइड हम उस फेज में होते हैं, या जी हमें होता है कि हमने इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, जी मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल रूटीन में हम इससे क्या, वैसे मेरे जहन में अगर है कि इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद मैंने ये काम करना है, हम्म, उसके बाद मैंने कोई और काम करना है, तो जी मेरा तो सारा दिन ऐसे गुजरता है। ऐसे ही गुजरेगा, बिल्कुल ऐसे और गुजरेगा। मेरे ख्याल में हमारी पूरे पाकिस्तानी अवाम का ऐसे ही गुजर रहा है। जी बिल्कुल तो ऐसे। क्या करें, हम इतने बेफिक्र हो जाएं कि हमें अगले काम की परवाह ना हो, या क्या करें, इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, इसको मैनेज करने में ना एक चीज बहुत हेल्पफुल है। हम्म। सबसे पहले तो ये है कि नमाज को आप लेके आए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह की याद में जब भी आप जाएंगे तो दिलों को इत्मीनान और सुकून और करार मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा शुरू में जब आप माइंडफुलनेस की तरफ जाएंगे, ऐसी योगा की एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे, या मेडिटेशन की तरफ आपको कोई अच्छे योगी ले जाएंगे, तो उसमें होना ये शुरू होगा कि आपके अनड्यू जो स्ट्रेस आप पे हैं वो साइड लाइन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर कहूंगा कि आप आंखें बंद करके अपनी ब्रीथ को फॉलो करें, तो ब्रीथ को फॉलो करने से आपके होगा क्या कि जो एक्टिविटी कार्टिसोल की है, एड्रेनलिन की है, जो वाजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट आया हुआ है, या जो जिसने आपकी बॉडी को थोड़ा सा स्टिफ किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो जब जैसे ही सबसाइड होंगी तो आपकी बॉडी ऑटो से ढीली होनी शुरू हो जाएगी। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपके शोल्डर इतनी नीचे कैसे चले गए, आपका जा इतनी नीचे कैसे लूज होके चला गया। ये भी वैसे मैं जब आपकी बात सुन रहा था, जी तो मैंने किया एक लम्हे के लिए, किया, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज ऐसे नीचे उतर रही है, नीचे उतर रही है, यही चीज है। यानी वो फोकस कहीं और चला जाए ना। जी वरना तो अब हमारे तो 24 घंटे ऐसे हैं कि इसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बिल्कुल बाद ये करना। बिल्कुल, तो इसी में मुझे लगे आप। आपसे बात करते करते जब मैंने इसको थोड़ा सा किया, तो मुझे ये लगा कि मेरे जिस्म से कोई चीज ऐसे नीचे उतरी। जी बिल्कुल ऐसे, तो ये बिल्कुल वैसे ऐसे। एक हैरत अंगेज चीज है, मतलब। इसीलिए इसको प्रोफाउंड साइंस कहा जाता है। हम्म। हमारा स्लोगन है कि योगा जो है वो आपको एक सेरेनिटी और एक मेंटल ट्रैंक्विलिटी देता है। आप देखें, ट्रैंक्विलाइजर्स, लोग इतने इतने 20-20 गोलियां खा के मैंने लोगों को चलते हुए देखा है। एक बिजनेस में मेरे जेब में है, ऑटो का उनका काम है, और वो 20-20 गोलियां हैं, लाल सुर्ख आंखें हुई हुई हैं, नींद भी नहीं आ रही, और वो अपने उससे एंजाइटी से नहीं निकल पाते, अपने स्ट्रेस से नहीं निकल पाते। अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन आप बिलीव करें कि जब जूं ही उन पे काम में करता हूं ना, तो यकीन जाने वो पता नहीं कहाँ से एक वो आती है, एक लहर आती है, और वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज वो टेंस हुए होते हैं और रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं। और योगा से हम अपनी जो है मेडिसिन फ्री लाइफ को फैसिलिटेट करता है योगा। आपका जो स्लोगन है वो ये है कि जिंदगी से मेडिसिन को निकालें। जी, मेडिसिन को निकालें। आप बिलीव करें, 100% ये है कि मैंने अपने वो इंट्रो में ना वो स्लोगन भी लगा लिया कि
जो है चेंज योर फ्यूचर, रिवर्स योर एजिंग, रिवर्स योर डिजीजेस, और इनमें इतना दम है, आप आके लोगों को कर लें। अब ये जो हमारे डांसर हैं, आप बिलीव करेंगे कि इनका फ्रोजन शोल्डर का इनका इशू था, जो जिस वक्त बॉडी की ये कंडीशन है, इससे डबल कंडीशन में ये मुझे मिले थे। ये इसरार साहब? हाँ जी, इसरार साहब। और इनकी डायबिटीज इंतहाई अनकंट्रोल थी, इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम इनके साथ था, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज। फिर इसी वजह से इनके एक ब्लैडर का यूरोलॉजिस्ट के पास हर वक्त, और कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहे। यकीन माने, इनको मैंने जब वो मेरे पास आए और इनको मैंने स्लोली इनको गाइड, इनको मैंने सेपरेट टाइम दिया, और सेपरेट टाइम से कई चीज़ें ऐसी होती हैं। आप यकीन जाने कि शुरू में जब मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि जी ये इसरार साहब की मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें ये डांस कर रहे थे किसी उसमें। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उनसे पूछा, कहते हैं हाँ, मैं हंसने लग शुरू हो गया कि मैं करता रहा हूँ। तो जब इनको हमने एक आध गाना लगा के थोड़ा सा किया, तो ये चंद सेकंड में ना इनको डिस्निया होना शुरू हो गया, सांस फूलनी शुरू हो गई, और एक दिन तो ये फ्लैट होकर गिर गए। तो मुझे वो डेंटिस्ट है मेरे असिस्टेंट डॉक्टर मौसम, कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये प्लीज़ इनको आप ना बुलवाया करें, ये किसी दिन आपके सरे चढ़ जाएंगे, मतलब खुदा नास्ता इधर कुछ हो जाएगा, तो प्लीज़ आप इनको छोड़ दें, इनको ना करें। और मैं बाज नहीं आया, मैंने कुछ इनकी मेडिसिन थोड़ी ऐसी चेंज की, ऐसे वेज़ोडाइलेटर दिए कि जिससे ब्लड की वेसल थोड़ी सी रिलैक्स होती हैं, ब्लड का फ्लो बेहतर होता है। तो इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बतानी शुरू की, और करते 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 अल्लाह की रहमत ऐसी हुई कि अब लास्ट तकरीबन ये 4 मिनट का इनकी वो है जो सॉन्ग है। इससे पहले ये थोड़ा बहुत जो आपने भी देखे, इसके बाद मेरा ख्याल 1 डेढ़ मिनट के बाद ये थोड़ा सा बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते थे और आगे कैरी नहीं कर सकते थे। अब माशाल्लाह इतनी लंबा कैरी होने शुरू हो गए, मैं तो समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है शायद आधा घंटा भी लगे रहे तो अब इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि इतनी अल्लाह की रहमत हो गई। और ये सब अमेजिंग, यकीन जाने ये बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और जो है फिजिशियंस के पास ये जाते थे, और आप कभी उनको खुद मिलकर देखें, वो खुद बताएंगे कि ये सारी चीज़ें एक तरफ, और योगा सिर्फ अकेला एक तरफ के इसने मुझे वाह! कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो डॉक्टर साहब, ये योगा से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं? बहुत आसानी से, अच्छा, बहुत आसानी से वो कैसे? जी। यानी इसी योगा की जो योगा प्रैक्टिस है आमतौर पे, जी, उसी के थ्रू ये आपका नॉर्मल, यानी आप साथ में जो मर्जी खाते रहें, चीजें करते रहें कि? ये नहीं कि जो मर्जी, हम्म, देखें एक असूल एक बनाना पड़ेगा। ठीक। मैं मतलब चूंकि बॉडी रीशेपिंग पे भी वो करवाता हूँ, वेट लूज वगैरह, तो उसमें ये है कि बेस्ट चीज़ जो मैं जानता हूँ, जो इंटरनेशनली रिसर्च चल रही है, अब बड़ी एडवांसमेंट हो रही है मेडिकल फील्ड में, तो उनके साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजली अटैच हूँ। अभी पाकिस्तान में डॉक्टर्स उस तरफ इतना नहीं एम्फेसाइज कर रहे, वही कन्वेंशनल मेडिसिन और वही सर्जरियाँ और वही। आप देखें, हमारी ऑलमोस्ट हर डिजीज के पीछे इंसुलिन का हाई रेजिस्टेंस है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को आपने लो करना है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्यों इतना हाई हुआ है? एक तो हम एफ्लुएंट डाइट ले रहे हैं, ये जो फास्ट फूड्स हैं, ये जो गली गली शवारमे हैं, पिज़्ज़े हैं, और ये जो केचप और ऐसी चीज़ें हैं, इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया है। और दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, हम हर वक्त फन ढूंढना चाहते हैं। इन चीज़ों का अमल दखल हमारी लाइफ में इतना बुरी तरह हो गया, इसी वजह से कैंसर जो है वो बेतहाशा शदीद, क्योंकि ये सारी चीज़ें बॉडी में जाके ना आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। तो आप इन सारी चीजों से खुद परहेज करते हैं? बिल्कुल परहेज करता हूँ। आप बिलीव करेंगे, मैं 24 आवर में एक ब्रेकफास्ट करता हूँ बस, नथिंग, एक सिंगल दाना भी मैं जुबान पे नहीं रखता किसी और चीज़ का। पूरे दिन में सिर्फ एक नाश्ता? ऑनेस्ट टू गॉड, सिर्फ एक नाश्ता 24 घंटे में, बाखुदा। सब तो ये नहीं कर सकते। और नहीं, इसका एक तरीका है, हाँ। मैं भी इस पे ग्रेजुएट है, इसको हम मेडिकली आजकल जाना जाता है ओमैड के नाम से, 1 मील अ डे। ठीक है। इससे पहले आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का सुना हाँ होगा। जी। मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आए, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। और उसका तरीकाकार ये है कि आपने 3 के बजाय 2 खाने खाने हैं, और
इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी से उस पे आ जाते हैं। मतलब हमारा ये मामला होता है कि हम सुबह 7-8 बजे 8:30 बजे नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना, ये बहुत अनहेल्दी है। आपने ट्राई करना है कुछ 10:30-11 बजे से पहले आपने नाश्ता नहीं करना। तो ये जो कहते हैं कि सुबह सवेरे उठ के नाश्ता करें, ये नहीं, बात गलत है? ये गलत है, क्योंकि अगर आप 7 बजे नाश्ता करें और मैं कहूं कि दिन में सिर्फ 2 खाने खाने हैं तो ये मुमकिन नहीं है। और आप तो वीकनेस से हशर हो जाएगा। तो क्या करें हम? अब मुझे पूरी रूटीन उसका बताएं कि बेस्ट क्या ये है कि आप 10:30 से 11 बजे नाश्ता करें और अच्छा तगड़ा नाश्ता करें। लाइक अगर आप, जैसे मैं देसी घी का एक पराठा खाता हूँ लेकिन बड़ा लाइट सा होता है, उसमें कोई बिल्कुल हल्का सा देसी घी लगा होता है और एक मल्टीग्रेन आटा है जिसमें काफी सारे ग्रेन्स हैं, तो ये ग्रेन्स जो है बड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं हाफ बॉयल एग 2 यूज करता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सोसाइटी में एक ये है कि लोग डरते हैं, जिससे पूछो वो कहते हैं जी जर्दी निकाल दें। वो भाई फिर एग क्या रह गया? अच्छा, आप जर्दी के साथ खाते हैं? बिल्कुल। इस वक्त जो वर्ल्ड जो हार्ट हेल्थ के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद भी 4 एग्स विद योग जर्दी के साथ रिकमेंड करते हैं, कम से कम 4 अंडे दिन में खाएं, और वो खुद भी खाते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें लाइकोपीन है, इसमें बायोटिन है। ये आपकी एंटी एजिंग ऐसे कह लें, एक मेडिसिन कह लें, इन्हें एक आंसर कह लें, नासर कह लें, ठीक है। कि आपके ये एंटी एजिंग इफेक्ट रखते हैं। तो एक इतनी कमाल और भरपूर ग़िज़ा है एग, और एग में से अगर हम योग या जर्दी निकाल देंगे तो फिर उसके पीछे तो कुछ भी नहीं रह जाता। ये आपने खाते हैं, नाश्ता किया? सिर्फ एक काम करें, हाँ जी। इसको ना, इसका आमलेट ना बना के खाएं, इसको फ्राई करके ना खाएं, क्योंकि इससे बहुत सारा जो ऑयल होता है, ऑयल जितने भी ऑयल हैं वो ऑलमोस्ट 100% ट्राइग्लिसराइड्स हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा किलर है, यानी इंतहाई बैड किस्म का इसे कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। तो आप उसको तल के ना खाएं। आपने क्या करना है, पानी को अच्छी तरह बॉयल करना है, जब अच्छी तरह खोलना शुरू हो जाए तो उस वक्त उसमें 2 अंडे डाल दें या 4, जितने आप खाना चाहते हैं, और उसको ठीक 7 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। उस वक्त जो वो इसकी योग होगी ना या जर्दी होगी, वो जेल टाइप होगी, आपको मजा आएगा। उसके ऊपर साल्ट स्प्रिंकल ना करें। अगर करना है तो जैसे काली मिर्च को आप छिड़क सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, ब्लैक पेपर उसके ऊपर छिड़क सकते हैं, लेकिन साल्ट ना कीजिए। साल्ट को 40 ईयर के बाद आप अपने जितने भी साल्ट हैं और जितने भी ये शुगर है जैसे या कार्ब्स हैं, इनको प्लीज 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 40 ईयर के बाद बहुत लो लेवल पे ले जाएं। चीनी की जगह पे स्टीविया के लीव्स यूज करें। स्टीविया के पाउडर बने आ रहे हैं, लेकिन वो मैंने देखा है कि उनमें केमिकल मिले होते हैं और उससे ब्लड शुगर फिर शूट। ऑर्गेनिक सोर्स करें। स्टीविया के आपको लीव्स मिल जाएंगे, उनको घर ला के उनको खुद यानी ग्राइंडर में, आप बिलीव करें, अगर आप 5 चम्मच चीनी के यूज कर रहे हैं तो एक उतना ही चम्मच आप स्टीविया का यूज करें। स्टीविया इवन 5 चीनी के चम्मच से ज्यादा मीठा होगा, मीठा भी होगा, और वो आपको और आपकी हेल्थ के ऊपर वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे फैट नहीं आएगी, इससे ब्लड शुगर आपकी नहीं बढ़ेगी, इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी। और ये इन्फ्लेमेशन मैंने पीछे अभी जिक्र किया था, हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी इंसुलिन के इंतहाई हाई लेवल, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेके आता है। और याद रखिए, इन्फ्लेमेशन एक लाने वाली चीज आपके बाजारी ऑयल्स हैं, बाजार के घी हैं जो पैकेट्स में हम यूज कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल करें प्लीज इनकी जगह पे आप, चूंकि ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं इनमें, और ये बहुत हाई लेवल का इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। इनकी जगह देसी घी इस्तेमाल किया जा सकता है? देसी घी बेस्ट है, उसमें है ओमेगा 3, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, इसमें भी ओमेगा 3 है। इसके अलावा आपका कोकोनट ऑयल है, इसमें भी ओमेगा 3 है। ऑलिव ऑयल को आप हाई टेम्परेचर पे हीट नहीं दे सकते, उससे वो डैमेज होता है। ऑलिव ऑयल का बेस्ट वर्जन जो इसका वो है, जिसे आप वर्जन कहते हैं, इसका जो फॉर्म हमारे पास आती है पॉमिस के बजाय, तो इसको भी आपने सैलेड के ऊपर जस्ट एक स्प्रिंकल करना है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपने कुछ पकाना चाहते हैं तो बहुत लो फ्लेम पे, जैसे कोयले के ऊपर आप उसको हल्की सी आंच के ऊपर एक यूनिफॉर्म
किस्म की हीट चूंकि उससे मिलती है। और ये जो हम इंतहाई हाई लेवल की गैस खोल के बेहद प्रेशर से पकाते हैं, तो ये बाकी के जितने बाजार के ऑयल हैं ना, जितने भी हैं, मैं तो इस बात पे मेरा दिमाग दुखता है कि यहाँ हमारे वजीर सेहत बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं रोकते टीवी पे इस चीज को। लगा होता है कि फलां ऑयल जो है ये हार्ट का जामिन है, सेहत का जामिन है। ये सेहत का जामिन नहीं है, ये 100% आपकी सेहत के दुश्मन है। ये जितने हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने कुकिंग ऑयल हैं, जितने भी आपके बनास्पति घी हैं, ये आपकी जान लेने में नंबर 1 है। तो उसी के ऊपर वाकई बना होता है कि ये जो आपका दिल है इसको बेहतर करता है, जी, ये करता है। ये सारे एक टैक्टिक्स हैं मार्केटिंग के। देखिए वो कहते जी फलां ब्रांड से जायका, आप ऑयल या घी को जुबान पे रखें, आपको क्या टेस्ट आएगा? आप उसको शायद स्पिट कर देंगे। जब तक असल टेस्ट डेवलप या खुशबू डेवलप होती है उन स्पाइसेस से, उन मसालों से, उससे टेस्ट बनता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग वाले जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं, और लोग वो खरीदते और हैं। जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है। ओके, तो कमर्शियल फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि आपने क्या खाना है। इतना एडवर्टाइज किया जाता है इवन अमेरिका में भी कि आप मजबूर हो गए हैं फास्ट फूड्स की तरफ जाने पे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो कमर्शियल फोर्सेस आपको लेके जा रही हैं। वही कमर्शियल फोर्सेस ऐसी हैं कि जिनकी फूड की इंडस्ट्रीज हैं और उन्हीं की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो इसी फूड के जरिए आपको बीमार करते हैं और फिर लाइफ टाइम आपको अपनी ही दवाइयाँ फार्मा की मेडिसिन पे लगा देते हैं। वजन कम करने के लिए बेहतरीन जो तरीका है वो क्या आप समझते हैं? यही इंटरमिटेंट फास्टिंग है। मैं आपको बेस्ट वे बताता हूँ। 11 बजे से पहले नाश्ता नहीं करना और शाम को 5:30-6 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। ये 2 टाइम है। शुरू में आप इन 2 टाइमों पे 3 माह तक आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अच्छा, जब आप 11 बजे नाश्ता करेंगे ना, तो आपका ब्रेकफास्ट और आपका लंच जो है ना वो एक हो जाएगा। इससे आपकी काफी ज्यादा पैसे बचेंगे। आजकल आपको पता है कितना फूड एक्सपेंसिव है, काफी पैसे बचेंगे। पैसों की बचत भी होगी और सेहत भी ठीक रहेगी। जी, हमारी बहनों के बर्तन धोने वाले काफी घरों में उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा, बहनों को बड़ी आसानी होगी। ठीक है, और वो जो बेचारी हाउस वाइफ है जो कि सारा दिन इतनी बड़ी बड़ी फैमिली के काम करते करते बेचारी टूट जाती है, उसको बड़ा रिलीफ मिलेगा। नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ऑफिस जाना है वो क्या खाली पेट ऑफिस चले जाए? देखिए, ऑफिस में भी तो अमूमन ये होता है ना कि टी ब्रेक आता है 11 बजे। ठीक है ना, तो 11 बजे अपना वो ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट कर लें अपना। और आप कह रहे हैं कि शाम 6 बजे से पहले पहले खा लें? शाम 6-6:30 बजे से पहले पहले, उसके बाद कुछ ना खाएं? कुछ भी नहीं तो खाना। जब आपको बाद में क्रेविंग वगैरह होती है फिर क्या करें? नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, नहीं होगी। ओके, अब लोग रात को लेट जाग रहे होते हैं, यही कुछ ना कुछ भूख लगती है। आपको मैं बताऊं, हर वो बंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अंधेरा छा जाए तो चिराग गुल कर दो। हमने खुला उसकी वायलेशन शुरू कर दी है। और मेडिकली इस पे बड़ी तहकीक हुई है। जो लिवर के डॉक्टर्स हैं, आप वर्ल्ड वाइड देख लें, पाकिस्तान में किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को या लिवर के डॉक्टर को देख लें, उससे पूछ लीजिएगा कि अगर आप रात को 10 बजे के बाद लाइट ऑन करके चाहे गप्पे मार रहे हैं या सो रहे हैं, फिर चाहे वो मोबाइल की एलसीडी है, चाहे जीरो का बल्ब है, वो आपके जो रिसेप्टर्स हैं, आपके आइज के रिसेप्टर्स जो हैं, जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं, उनको एक इंडिकेशन दे रहा होगा कि अभी इट्स नॉट डार्कनेस अराउंड। तो उससे क्या होगा, ये कन्वे होगा ब्रेन को। तो ब्रेन में एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन जो है वो एक्टिवेट होता है, वो हमारी स्लीप का वो ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। मेलाटोनिन के बगैर हम सो नहीं सकते। तो मेलाटोनिन हमारा, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अंधेरा छा जाए तो चिराग गुल कर दो, क्योंकि मेलाटोनिन जो है वो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है। वो फ्री रेडिकल जो आपको वक्त से पहले बीमार करते हैं, वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं, वो फ्री रेडिकल जो कि कैंसर का बायस है। हर इंसान में कैंसर के सेल्स होते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल्स को जब हम आर्टिफिशियल लाइट्स में हैं, पार्टीज में हैं, सारा दिन बैठे हैं टीवी के सामने, इंटरव्यू दे रहे हैं, या हम लैपटॉप पे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सारे मामला आपके लिए डेविस्टेटिंग इफेक्ट लाएंगे। 10 बजे के बाद अगर आप इस लाइट में रह रहे हैं तो आपके लिवर की खैर नहीं है। इसका मतलब है जल्दी सोएं, जल्दी उठें, बहुत जल्दी सोएं, बहुत जल्दी उठें, और 11 से 6 तक ये वाला टाइम रखें खाने के लिए जी। तो आपका वजन जो है वो गिरेगा, नीचे आएगा और हेल्दी अंदाज में आएगा। अच्छा, होना क्या शुरू होगा, इससे आपकी बॉडी जो है
एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी, ठीक है। ठीक है। उसमें हमारी बॉडी जो है हमारी एक्सेसिव या डैमेज या वेस्ट प्रोटीन को, हत्ता के ट्यूमर्स को खाना शुरू कर देती है बॉडी। अच्छा। ट्यूमर्स को रिसाइकिल करना शुरू कर देती है। आप हैरान होंगे, इंसानी जिंदगी की इससे बड़ी भलाई कोई है ही नहीं है कि वो इंटरमिटेंट फास्ट करे या ओमेड करे मेरी तरह जैसे एक। इससे हर चीज की क्रेविंग आपके जहन से निकल जाएगी। आप चॉकलेट के लिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जो क्रेविंग है वो टोटली खत्म हो जाएगी आपके लिए। आपको कोई किसी किस्म की तलब नहीं खुदा होती, शाहिद चाहे है, खुदा शाहिद है, मुझे बिल्कुल नहीं। मैंने 2-2 दिन टोटल एक नाश्ता भी छोड़ के देखा और है। आपकी एनर्जी जो है, मेरी एनर्जी लेवल, बल्कि मैं आपको बताऊं, जब होता क्या है हमारी बॉडी में जो फैट है, जो एक्सेस फैट है, जो हम आए वक्त बॉटल्स पकड़ा, आइसक्रीम पकड़ी और ये फलां बर्गर पकड़ा और फलां ढमकाना इधर से KFC से आया, फलां जगह से आया, तो इनमें क्या होता है कि हमारा एक सेल है बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल जो है ब्लॉक है। हर सेल के अंदर या खुलिये के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा उसका जुज है, एक ऐसा हिस्सा है जो एक पावर हाउस है। एनर्जी उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो स्टोर होती है आपकी बॉडी। लेकिन जैसे फीडर्स पे एक्स्ट्रा जब लोड आता है तो फीडर एक टाइम पे ट्रिप कर जाते हैं। तो जब हम अंधाधुंध ये जो आजकल बड़ी बड़ी खराब किस्म की बोतलें स्ट्रिंग की सूरत में, पुल की सूरत में, या ये कोक, पेप्सी और फलां ढमका में अब किस किस के नाम लो, तो जिसमें कि आपके 13 से लेकर 17 तक चम्मच आपके चीनी के होते हैं उसमें शामिल। और आप जब ये चीजें लेते हैं तो उसमें होता ये है कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे आपके 60 ट्रिलियन सेल्स हैं पूरी बॉडी में, 60 ट्रिलियन सेल्स, और हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आप जब हाई कार्ब डाइट लेते हैं तो इतना लोड आता है, इतना लोड आता है कि एक टाइम आता है माइटोकॉन्ड्रिया हाथ खड़े कर लेता है। और ये वो टाइम है कि जिसमें हम पूरी दुनिया में नंबर 1 साबित हो चुके हैं कि पूरी दुनिया में जो प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज है उसमें 33% रेशो के साथ हम पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। ये पिछले दिनों ये स्टडीज आई हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 है, कुवैत नंबर 2 है, और इस तरह किसी दौर में ये सिंगापुर ऐसे होता था, लेकिन अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे तेजी से लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक से, ये जो एक्स्ट्रा बर्गर्स, जी, जंक फूड, ये इनसे जान छुड़ाएं, यही आपकी सारी खौफनाक बीमारियों का शिकार। अगर आप 10 बजे के तक बाय एनी मीन्स आप सो गए हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे मेलाटोनिन को रखा हो। मेलाटोनिन क्या करता है, उनको ट्रैप करता है बॉडी से और उनको बॉडी से एक्सपेल करता है। तो आपकी जो एज है वो जल्दी से आप एजिंग का शिकार नहीं होंगे, आप लॉन्जेविटी को जो है वो आप इनहेंस कर सकेंगे, लाइफ को आप लंबा कर सकेंगे। और जैसे ये होता है, आपको पता है योगियों का ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे प्रैक्टिसिंग योगी हैं वो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा एज पाते हैं, तो आप पैसे बहुत बचा सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप अंधाधुंध खा रहे हैं, दिन में 3 बार खाने के अलावा हम क्या करते हैं, कभी स्नैक्स आ रहे हैं, कभी हम मंचिंग कर रहे हैं और गुजरे हैं तो किसी ने पकड़ के कोल्ड ड्रिंक पे ला दी है, या गेस्ट आए हैं तो उसने जो पिया है वो हमने भी जरूर पीना है। तो ये हमारी इंतहाई हिमाकत वाली चीज़ें हैं। जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे हम कभी अपनी डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकेंगे। और योगा से आई श्योर यू कि यू कैन चेंज योर फ्यूचर, डेफिनेटली you can reverse your aging, you can reverse your diseases with yoga। सिंपल चीजें हैं, पार्क में आना शुरू करें। मैं डेली इस पे लेक्चर भी मोटिवेशन के देता हूं, जिससे बहुत से लोगों की जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी डिगर पे चल पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका बेनतहा शुक्रिया। आप डॉक्टर इफ्तिखार योगी साहब, इनकी आपने बातें सुनी, वो कहते हैं अपनी जो जिंदगी है, जिंदगी में से ये जंक फूड निकालें, कोल्ड ड्रिंक्स निकालें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें और खाने की अपनी एक रूटीन रखें। 11 से 6 बजे का टाइम ये बताते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए, ताकि हम इन बातों को मज़ीद लोगों तक पहुंचा सकें। अपने मेज़बान फ़रूक उड़ाइश दीजिए लाने के बाद।